पैमाने की कहानी कितनी नई कितनी पुरानी। आज से कई सौ साल पहले लोग अपने बित्ते, कदम और पंजे से ही लंबाइयां नापते थे, किंतु परेशानी की बात यह थी कि लोगों के बित्ते, कदम और पंजे उनकी शारीरिक लंबाई के अनुसार अलग अलग थे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। अतः लोगों ने एक निश्चित दूरी का पैमाना बना लिया और इसे छोटे छोटे बराबर हिस्सों में बांट लिया। अब लोग इससे लंबाई और दूरियां नापने लगे। यह पैमाने का सरल, संक्षिप्त और प्रारंभिक स्वरूप था। लोगों ने धातु और लकड़ी के एक निश्चित लंबाई के पैमाने बना लिए, फिर भी बात बनी नहीं। कुछ स्थानों पर लोगों ने राजा की नाक से उसके हाथ के बीच की अंगुली के छोर तक की लंबाई को 1 गज माना। 1 गज के 3 छोटे भाग कर हर भाग को 1 फुट माना। हर एक फुट के 12 भाग किए तथा हर भाग को इंच कहा। ध्यान से सुनिए, राजा है ना, क्या कहा जा रहा है, राजा के नाक से बात शुरू हो रही है, ठीक है। तो राजा की नाक से उसके हाथ के बीच की उंगली के छोर तक की लंबाई को 1 गज माना, ठीक है। तो गज सबसे बड़ा हो गया ना। अब गज से, गज के कितने भाग किए, 3 छोटे भाग किए और हर एक भाग को क्या कहा, फुट कहा, ठीक है। तो गज से छोटा क्या हो गया, फुट हो गया। फिर हर एक फुट के कितने भाग किए, 12 भाग किए और हर एक भाग को क्या कहा, इंच कहा। तो इंच उससे भी छोटा हो गया। इंच के और छोटे हिस्से किए, ठीक है। तो लंबी दूरियों को मापने के लिए 220 गज को 1 फलांग और 8 फलांग का 1 मील बनाया। ध्यान रखिएगा, क्या बोला गया, लंबी दूरियों को मापने के लिए 220 गज को 1 फलांग और 8 फलांग का 1 मील, ठीक है। इस तरह अलग अलग पैमाने बन गए। सब कुछ ठीक चल रहा था, एकदम बढ़िया, अच्छे पैमाने बन गए करके। लेकिन परेशानी तब आई जब विभिन्न देशों ने आपस में व्यापार शुरू किया, यानी एक देश दूसरे देश से व्यापार शुरू कर। जब तक अपने देश की बात थी तब तक तो चल गया, क्योंकि सब कुछ अपने देश में बनाया गया था, इस प्रकार का जो पैमाना था। लेकिन जब दूसरे देश के लोगों ने व्यापार शुरू किया हमारे देश के साथ, या हमारे देश ने दूसरे देश के साथ व्यापार शुरू किया, तो परेशानी उस समय आई। क्यों? क्योंकि ये पैमाना हमारे देश के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो इस तरह अब ये जब परेशानी शुरू हुई, तब पैमाने अलग अलग होने के कारण, क्योंकि हमारे देश का पैमाना अलग, दूसरे देश का पैमाना अलग, तो पैमाने अलग अलग होने के कारण देशों के बीच व्यापार करने में बहुत ज्यादा असुविधा होने लगी थी और झगड़े की आशंका भी हमेशा बनी रहती थी। अतः फ्रांस नामक देश आगे आया। जो फ्रांस है वह देश आगे आया और फ्रांस ने तय किया कि विशेष धातु की एक छड़ की निश्चित लंबाई को 1 मीटर माना जाए। फ्रांस सबसे पहले बोला कि क्यों ना ये बार बार का झगड़ा, हम आपस में लड़ते हैं कि नहीं हमारा पैमाना में इतना आया, तुम्हारे पैमाने में इतना आया, तो क्यों ना कि ऐसा किया जाए कि एक निश्चित कोई भी धातु, ठीक है, उसकी एक छड़ की निश्चित लंबाई ली जाए और उसको 1 मीटर माना जाए और अब इस मीटर के 100 बराबर हिस्से किए जाए, ठीक। और इन्हें क्या कहा गया, सेंटीमीटर कहा गया। तो आप 1 सेंटीमीटर को 10 बराबर भागों में बांटा गया, ठीक है। 1 सेंटीमीटर को कितने भागों में, 10 बराबर भागों में बांटा गया। इनको कहा गया मिलीमीटर। तो बड़ा क्या हुआ, मीटर, उससे छोटा सेंटीमीटर, उससे छोटा मिलीमीटर, और इस तरह पैमाने को स्थायी रूप प्राप्त हुआ। और वैसे तो अभी भी अलग अलग जगहों पर नापने की अन्य इकाइयां प्रचलित है, पर मीटर को क्या मान लिया गया, अंतरराष्ट्रीय मात्रक मान लिया गया, अंतरराष्ट्रीय इकाई मान ली गई उसको। अब हमारे देश में भी उतना ही माना जाएगा जितना कि दूसरे देश में, मीटर जो है वो उतना ही माना जाएगा जितना दूसरे देश में भी होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार लंबाई, द्रव्यमान और समय को मापने के लिए ये पद्धतियां प्रचलित की गई। यहाँ पर कुछ पद्धतियों के बारे में बताया जा रहा है आपको। देखिए, CGS पद्धति, FPS पद्धति और MKS पद्धति। CGS पद्धति, ठीक। C, इस पद्धति में C से क्या मतलब है, तो ये जो पहला वाला जो C, यानी जो आपको तीनों में देखो 3 लेटर है, CGS 3 अल्फाबेट है, यहाँ पर FPS 3 अल्फाबेट इसमें भी है और MKS इसमें भी 3 अल्फाबेट है। तो जो पहला वाला है, पहला वाला जैसे ये C बताया, इसी प्रकार इसमें F बता रहा है और इसमें M बता रहा है। ये पहला वाला जो किसके लिए है,
लंबाई के लिए है, लंबाई का मात्रक है। उसी प्रकार बीच में जो दिया है, जैसे पहले वाले में g है, दूसरे वाले में p है और तीसरे वाले में k है, ये किसका मात्रक है? पहला वाला लंबाई का मात्रक और दूसरा वाला जो हो गया वो द्रव्यमान का मात्रक, और तीसरे में तीनों में s है, पहले में भी s, दूसरे में भी s और तीसरे में भी s, तो वो जो है वो समय का मात्रक है। ठीक है, तो देखिए CGS में लंबाई का मात्रक है सेंटीमीटर, c से क्या होगा? सेंटीमीटर, c से सेंटीमीटर, और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, g से क्या होगा? ग्राम, और समय का मात्रक सेकंड। ठीक, इसी प्रकार FPS में आ जाइए। FPS में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड ही होगा। इसी प्रकार तीसरा मात्रक है MKS पद्धति। MKS पद्धति में m का लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड ही है। तो तीनों में समय का मात्रक नहीं बदला है, समय सेकंड में ही मापा जाएगा, परंतु समय आपका लंबाई का मात्रक और द्रव्यमान का मात्रक CGS पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, तो MKS पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर और FPS पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट होगा। उसी प्रकार द्रव्यमान का मात्रक CGS पद्धति में ग्राम, FPS पद्धति में पाउंड और MKS पद्धति में किलोग्राम होगा। इस प्रकार यहाँ पर आपको मात्रकों की पद्धतियां बताई गई हैं कि कौन कौन सी पद्धति प्रचलित है, CGS पद्धति, FPS पद्धति और MKS पद्धति। इसमें यहाँ पर आपको मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, एक और पद्धति जिसको SI पद्धति कहते हैं उसके बारे में बता रही हूँ आपको। ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति यानी यहाँ पर समानता के लिए विश्व के सभी वैज्ञानिक विभिन्न राशियों को मापने के लिए एक सर्वमान्य मानक मात्रक पद्धति के उपयोग पर सहमत हुए और इस सर्वमान्य पद्धति को अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति कहा जाता है। इसका अंग्रेजी नाम आपको बोल रही मैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये इंग्लिश में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति है ना, मात्रक की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, और संक्षेप में इसको कहा गया SI। संक्षेप में क्या कहा गया? SI। I से इंटरनेशनल है और S से सिस्टम है। ठीक है, तो इस पद्धति में विभिन्न भौतिक राशियों को मापने के लिए विभिन्न मात्रकों को स्वीकृत किया गया है। यहाँ पर आपको मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए सारणी में आपको ये SI पद्धति में, किस पद्धति में है ये? SI पद्धति में, ये SI पद्धति में। ठीक है, तीन पद्धति आपको मैंने बता दिया है, CGS, FPS और MKS। ये SI पद्धति जो कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर अर्थात सभी देशों के लिए, ठीक, सभी देशों के लिए मान्य है। तो यहाँ पर लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर, संकेत या M, स्मॉल m, सभी अंग्रेजी के स्मॉल लेटर का इस्तेमाल किया गया। दूसरा है द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, इसका संकेत है kg, समय के लिए सेकेंड, इसका संकेत है s, और ताप के लिए मात्रक है केल्विन और संकेत है K। ताप का व्यवहारिक मात्रक डिग्री सेल्सियस है, ध्यान रखोगे व्यवहारिक मात्रक यानी हम जब व्यवहार में लेते हैं तो वो डिग्री सेल्सियस में ही उसका मापन करते हैं, लेकिन SI में देखा जाए तो उसको ताप का मात्रक केल्विन को दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर आपको SI पद्धति के बारे में भी बताया मैंने कि SI पद्धति क्या है या अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति सभी देशों के लिए एक समान होती है और सभी जगह पर इसका एक समान इसको माना जाता है। ठीक है, तो उसको SI पद्धति या अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय मात्रकों तथा उनके संकेतों को लिखने के लिए प्रचलित परिपाटी यहाँ पर दी गई है। राशियों के मात्रकों के संकेत को अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे कैपिटल स्मॉल m बताया ना, मीटर का संकेत किस में? स्मॉल m में। किलोग्राम का संकेत भी स्मॉल k और स्मॉल g लिखा गया, और सेकंड का भी जो संकेत है वो स्मॉल s। तो राशियों के मात्रकों के संकेत को अंग्रेजी के छोटे अक्षर ऐसा ही लिखना होता है। ठीक, इसी प्रकार वैज्ञानिकों के नाम पर रखे गए मात्रकों के संकेत अंग्रेजी के बड़े अक्षर में लिखे जाते हैं, जैसे केल्विन के लिए। अभी आपने देखा था कि SI पद्धति में बाकी जब मात्रक जो है, बाकी मात्रक कैसे हैं? यहाँ पर स्मॉल में दिख रहा है, ये देखिए बाकी मात्रक आपको स्मॉल में दिख रहा है ये,
परंतु ये जो के है ये आपको कैपिटल में दिख रहा है, तो क्यों दिख रहा है? नियम है तो सबके लिए होना चाहिए ना। परंतु यहाँ पर द्वितीय नियम जो परिपाटी जो है वो ये बताता है कि यदि वैज्ञानिक के नाम पर कोई मात्रक रखा गया है तो उसका संकेत जो वो अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा। जैसे केल्विन के लिए संकेत है के, डिग्री सेल्सियस के जो संकेत है वो है कैपिटल सी, डिग्री का लगा करके सेल्सियस का सी लिखे, तो ये वैज्ञानिकों के नाम पर रखे गए हैं। ठीक, इसी प्रकार से तीसरा क्या कहा जा रहा है कि मात्रकों के संकेतों के पश्चात कोई विराम बिंदु नहीं लगाया जाता है कि भाई मैंने एम लिखा कि ये मैंने एम लिखने के बाद यहाँ पर ये फुल स्टॉप लगा दिया, ऐसा बिंदी नहीं लगाना है। सर ये बिंदी यहाँ पर नहीं आ पा रहा है, आपको फुल स्टॉप जो लगाते हैं ना, तो फुल स्टॉप वहाँ पर नहीं लगाना है। कहने का मतलब इंग्लिश में हम लोग फुल स्टॉप लगा देते हैं ना, तो वैसा फुल स्टॉप नहीं लगाया जाता है। ठीक है, एम है तो सिर्फ एम बस लिखेंगे, उसके आगे बिंदी नहीं लगाएंगे। ठीक, लेकिन यदि कोई संकेत वाक्य के अंत में आ जाता है तो विराम बिंदु लगाया जाता है। यदि कोई संकेत वाक्य के अंत में आता है तब विराम बिंदु लगाया जाता है। मात्रकों के संकेत हमेशा एक वचन में ही लिखे जाते हैं, बहुवचन में नहीं। उदाहरण के लिए यदि किसी वस्तु की लंबाई 10 मीटर है तो उसे हम 10 m ही लिखेंगे, 10 ms नहीं लिखेंगे कि बहुवचन है, 10 की संख्या है तो उसमें बहुवचन लगाएंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे, 10 m ही लिखेंगे। ठीक, अंग्रेजी भाषा में लिखते समय किसी भी मात्रा को सदैव छोटे अक्षरों में ही लिखा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे केल्विन अगर लिख रहे हो आप, पूरा है ना, KELVIN केल्विन, या METRE मीटर, या CELCIUS सेल्सियस, अगर ऐसा आप लिख रहे हो तब आप इसको छोटे अक्षरों में ही लिखोगे। ठीक, जब हम उसको संकेत के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तब कैसे लिखना है, और यदि आपने उसका स्पेलिंग के रूप में लिखा है तब कैसे लिखना है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर आपको मैंने पूरे SI पद्धति के बारे में, मात्रकों की पद्धति के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे आपको इस अध्याय का और जो वीडियो लेसन बनाया जाएगा उसमें समझाया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।